Good morning, dear students. So, continuing the lectures of electrochemistry, last time we had been talking about electrode potential, cell potential और EMF of cell. तो आज मैं सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ सेल को फर्दर एलाबोरेट करूँगा. तो सबसे पहले मेरे पास है सेल पोटेंशियल, जी हाँ, जिसे EMF भी कहते हैं. EMF एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इसको भी डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम सेल पोटेंशियल या EMF या सेल वोल्टेज को डिफाइन करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज. आपके पास दो हाफ सेल्स हैं. आपने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पढ़ा ही सेल्स के बारे में है. एक लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, एक राइट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल होता है. तो दोनों सेल्स के पोटेंशियल में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज. केमिस्ट्री में इसी को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ द सेल कहा जाता है. तो EMF ऑफ द सेल जो है ये तब डिफाइन की जाती है जब कोई भी करंट हम सेल में से ड्रॉ नहीं करते. तो जैसा कि मैंने पिछले प्रिंटिंग लेक्चर्स में बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या EMF है या सेल पोटेंशियल है, वो सेल की डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे. पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, ये भी आपको बताया था, और टेम्परेचर पे. तो तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर EMF ऑफ सेल डिपेंड करती है. तो EMF ऑफ सेल या E0 सेल जो है ये होती है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल. तो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड, ये नॉट का साइन जो है स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है. स्टैंडर्ड में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस सोल्यूशन का लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की 1 मोलर लेते हैं. और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसे IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के साथ लिखा जाता है. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी कैथोड कौन सी साइड पे होती है सेल में, राइट हैंड साइड पे होती है, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. तो एनोड सेल में कौन सी साइड पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो हमारा जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, क्योंकि नॉट का साइन है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल जब सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है और सारे सिस्टम को, सेल के सिस्टम को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिया जाता है, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. चूँकि कैथोड राइट हैंड साइड पे होता है तो हम इसको राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं और एनोड की जगह लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं. तो कई जगह पे फॉर्मूला जो है E डिग्री सेल इज इक्वल टू E डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड साइड माइनस E डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड भी लिखा होता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि एनोड हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड पे होती है. आई एम श्योर कि इतना सा काम कराने के लिए मैंने आपको जो टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया है वो आपको समझ लग गया होगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने लर्न करना है
और इसी के ऊपर हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो निकलते हैं, और एग्ज़ाम में नॉर्मली इस फॉर्मूला के ऊपर एक न्यूमेरिकल तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ ही जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं कल कराऊंगा ऑफ कोर्स। आज हम इसके थ्योरी पार्ट पे फोकस करेंगे। अब ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस है। तो नॉर्मली हम कंफ्यूज कर जाते हैं बहुत जगह पे कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, लेकिन जब सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट में आपको पता है करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, बट दैट इज अंडर एनी कंडीशन। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई कि करंट सर्किट के बीच में से फ्लो ना करे। ये पहला डिफरेंस है। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट डिफरेंस था आपका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का। सेकंड डिफरेंस है कि ईएमएफ जो है उसको मेज़र करते हैं एक मेथड के साथ, एक इंस्ट्रूमेंट के साथ। पोटेंशियोमेट्रिक यूनिट होता है, तो इसे ईएमएफ को मेज़र करने के लिए पोटेंशियोमेट्रिक मेथड अप्लाई किया जाता है। तो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में बाहर से एक ईएमएफ अप्लाई करते हैं जो सेल की ईएमएफ के बराबर होती है, ताकि सेल के अंदर कोई करंट फ्लो ना करे। पीछे जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने पोटेंशियोमेट्रिक मेथड तो नहीं वर्ड यूज़ किया था, लेकिन ये मैंने बताया था अगर आप बाहर से ईएमएफ अप्लाई करते हैं और वो सेल के ईएमएफ के बराबर है तो सेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना एनोड से कैथोड की तरफ बंद हो जाएगा और कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड जो है वो इसी तरह का मेथड है जिसमें हम इक्वल ईएमएफ अप्लाई करते हैं सेल के, पर उसके ऑपोजिट, ताकि कोई भी करंट जो है सर्किट में से फ्लो ना कर सके। तो ईएमएफ को मेज़र करने के लिए हम सिंपल वोल्ट मीटर को यूज़ नहीं करते, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम सिंपल वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं। गॉट इट बच्चा? तो थर्ड डिफरेंस है मेरे पास, ईएमएफ जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि सर्किट में करंट का फ्लो जो है वो स्टडी हो। तो लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बाकी आप फिज़िक्स में इसको और भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना पता होना चाहिए सो फार एज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंसेस आर कंसर्न। मेजर डिफरेंस यही है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पर ईएमएफ को मेज़र करने के लिए एक पोटेंशियोमेट्रिक मेथड रिक्वायर्ड है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए सिंपल वोल्टमीटर रिक्वायर्ड है। और ईएमएफ को मेज़र करने के लिए आप तभी मेज़र करते हैं जब कोई करंट सर्किट के बीच में फ्लो नहीं करता, ओपन सर्किट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, और ईएमएफ जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंसेस थे। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पहले मैं ये चार्ट दिखाना चाहूँगा। इसमें चार्ट में सारे जो रिएक्शन हैं
रिडक्शन रिएक्शन है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लिथियम इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम बना रहा है, पोटाशियम इलेक्ट्रॉन गेन करके पोटाशियम बना रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम बना रहा है, एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम बना रहा है, फेरस इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन बना रहा है, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है, कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है, ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन करके ब्रोमाइड बना रहा है, फुलरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके फुलराइड बना रहा है। तो अब मैंने ऊपर से नीचे तक बहुत सारे रिडक्शन रिएक्शन दिखाए और इससे कहीं ज़्यादा रिडक्शन रिएक्शन होते हैं, लेकिन हमें इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर रिडक्शन रिएक्शन का एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है जो राइट हैंड साइड पे इस तरफ लिखा गया है। जैसे कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट है, पोटाशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.93 वोल्ट है, मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.37 वोल्ट है, एल्युमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल -1.66 वोल्ट है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, आयरन का -0.44 वोल्ट है, हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट है। यानी कि हाइड्रोजन जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, और मैंने कल ही आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0.00 वोल्ट होता है। जब हम केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म यूज़ करते हैं तो उसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, क्योंकि IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेने चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में नहीं लेने चाहिए। और अगर कभी कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में न्यूमेरिकल में वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू वही रहने देनी है, साइन चेंज कर देना है। वो मैं आगे चल के बताता हूँ। आगे चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाते हुए नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है और पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है हाइड्रोजन तक। ये -3.05 था, फिर एल्युमिनियम का -1.66 है, फिर आयरन का -0.44 है, हाइड्रोजन पे आके 0 हो गया। यानी नेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चा? अच्छा, आगे चलते हैं। वी आर नॉट येट फिनिश विद दिस। आगे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस हो गया 0.34 वोल्ट, और सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.80 वोल्ट। यानी कि नेगेटिविटी से हम किस तरफ आ गए? पॉजिटिविटी की तरफ आ गए। आगे ब्रोमाइड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है प्लस 1.08 वोल्ट है। सॉरी, ब्रोमाइड टर्म की जगह ब्रोमीन यूज़ करना है, क्योंकि ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ब्रोमीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.08 वोल्ट है, और फुलरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.87 वोल्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता ही नहीं रहा, क्योंकि डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये चार्ट अंडरस्टैंड करना है, लर्न नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। तो इस चार्ट में ऊपर से नीचे तक जाते हुए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिविटी से डिक्रीज करते हुए 0 पे जाते हुए पॉजिटिविटी की तरफ चले गए, यानी कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चले गए। यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव था फर्स्ट इलेक्ट्रोड का, तो लास्ट वाली फुलरीन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है प्लस 2.87 वोल्ट है। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे बताना शुरू करूँगा। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव से क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज दिस अरेंजमेंट ऑफ कीपिंग द इलेक्ट्रोड
in such a series is called as electrochemical series. I repeat again, electrochemical series is defined as in which various electrodes are arranged in such a manner that their reduction potential increases. That means from negative to positive. Such a series in chemistry or in any subject, say physics also, is called as electrochemical series. If you have to use this in the physics, I don't know exactly if you have to use it or not. Okay, तो इसमें सबसे पहली इलेक्ट्रोड जो है लिथियम है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है नेगेटिव बताया गया है, यानी कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है जितने भी इलेक्ट्रोड्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हैं, ठीक है। और फुलरीन का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, यानी +2.87 वोल्ट जितने भी इलेक्ट्रोड्स हमारे पास केमिस्ट्री में या पीरियोडिक टेबल में हैं, यानी कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव है और फुलरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, यानी वो उसकी रिडक्शन नेगेटिव है और ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है, यानी आप ऐसे कीजिए याद कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो कन्वर्सली वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सो लिथियम अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली फुलरीन अगर वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन तो सारे गेन कर रहे हैं, पर वो जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव कब आता है, जब फुलरीन आता है। तो इसका मतलब कि फुलरीन के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए फुलरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नाउ सिंस वी आर सेइंग फुलरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मीन्स फुलरीन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट या मोस्ट पॉजिटिव reduction potential due to which it gains electron most effectively. That is why fullerene is strongest oxidizing agent. Got it बच्चा? I'm sure कि आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा, आगे आप तभी जाइएगा अगर आपको यहाँ तक ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो यहीं के यहीं वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, शुरू पे जाइए और फिर से इसको सुनिए जब तक आपको समझ नहीं लग जाती, ठीक है। फिर ही आपको आगे चलने का बेनिफिट होगा। तो मैंने आपको एक पीस ऑफ एडवाइस दिया है कि पहले वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके सारा लेक्चर पहले सुन लीजिए, फिर आगे चलें। तो मैं आगे चल रहा हूँ पर। तो नेक्स्ट मेरे पास है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे भाई पीछे जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए दिखाया गया था, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए दिखाया गया, तो ये इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल हैं ये सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही हैं। क्योंकि IUPAC रिकमेंडेशन में ये कहा गया
कि आप जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल केमिस्ट्री में बोलें तो उसका मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे भी ई नॉट लिखा हुआ है तो उसका मतलब ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर किसी न्यूमेरिकल में वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं तो आपने उसका साइन चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड हाइपोथेटिकली कॉल्ड एज ए, नाम ए रख लिया हमने, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उन्होंने दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट। अब न्यूमेरिकल निकालने के लिए तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। जो वैल्यू है वो नहीं चेंज होगी, वो सेम रहेगी। और लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिख सकते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए का रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस पॉजिटिव साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी न्यूमेरिकल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो दे देते हैं तो आपने वैल्यू जो है उसको टच नहीं करना, पर जो साइन है उसको चेंज कर देना है। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, जो कि नॉर्मली होता ही रहता है कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Na/Na प्लस इज इक्वल टू प्लस 2.71 वोल्ट। वो ये भी नहीं लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो सिर्फ लिखेंगे Na/Na प्लस, यानी कि Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उन्होंने दे दिया प्लस 2.71 वोल्ट। इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, ये जो स्लैश वाली वैल्यूज़ हैं सोडियम और सोडियम प्लस की, इनको आपने इन्वर्स कर देना है। Na प्लस को ऊपर ले लीजिए, Na प्लस स्लैश Na, यानी कि Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो वैल्यू तो 2.71 की 2.71 ही रहेगी, लेकिन जो साइन है वो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का कितना आ गया, -2.71 वोल्ट। वो ये हो सकता है लिखें रिडक्शन पोटेंशियल, हो सकता ना भी लिखें, वो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस ओब्लिक Na। तो इसका मतलब है कि Na प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो तभी अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे तो तभी इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा ना। जब पॉजिटिविटी डिक्रीज करती है तो रिडक्शन होती है, यानी कि आप Na प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो तभी उस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म किया तो Na बन गया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब रिडक्शन, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको इस सीरीज़ में भी देख लीजिए कि सीरीज़ में सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट गिवन होगा। सोडियम ओके, इस सीरीज़ में चलो मैंने नहीं दिया, बट लेकिन जो डाटा आपको न्यूमेरिकल में दिया होता है वहाँ पे डेफिनेटली ये मेंशन होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल कितना है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है। ये वैल्यूज़ आपको घर से नहीं याद करके जानी। हाँ, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये कल के लेक्चर में बताई थी, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0.00 वोल्ट होता है। ओके, गॉट इट। तो आपको ये पता चल गया कि अगर कभी न्यूमेरिकल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दें तो उसको आपने कैसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। आगे हमारे पास है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उसकी एप्लीकेशंस बतानी है। तो पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। तो मैंने ना 4 पॉइंट्स यहाँ पे बड़े सिंपल दिए हुए हैं। जिन इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, और जिन इलेक्ट्रोड्स या मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो क्या होंगे,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो आपके पास अभी मतलब कि मैं प्रिलिमिनरी बता रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर कर रहा हूँ। आगे चल के मैं ये भी कंपेयर करूँगा कि अगर दो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी मैं सिंपली बता रहा हूँ कि अगर किसी इलेक्ट्रोड या मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव गिवन है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने लर्न करना है कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा नेगेटिव था, है ना। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा नेगेटिव था, यानी -3.05। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है। और इसी तरह से फुलरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मतलब हॉलमार्क ही है, मतलब ये यूनिवर्सल है, ये चेंज नहीं होगा कि लिथियम पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लिथियम का इलेक्ट्रोड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और फुलरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है कन्वर्सली वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह से फुलरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था, तो ये अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो कन्वर्सली ये क्या था, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके। अगली जो एप्लीकेशन है, हमें सेकंड एप्लीकेशन जो पढ़नी है, इसकी 4-5 एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। तो जो दूसरी एप्लीकेशन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की पढ़नी है कि ये मेटल की एक्टिविटी को भी कंपेयर कर देता है। तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। जैसे लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.07 वोल्ट है, सोडियम का -2.71 वोल्ट है। इसका मतलब लिथियम इज स्ट्रॉन्गर मेटल एज कम्पेयर टू सोडियम। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.7 वोल्ट है, जिंक का -0.76 वोल्ट है। इसका मतलब सोडियम इज स्ट्रॉन्गर मेटल एज कम्पेयर टू जिंक, यानी कि सोडियम जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि अगर आप सोडियम और जिंक सल्फेट का रिएक्शन करें तो सोडियम जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में जिंक आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है, सोडियम इज स्ट्रॉन्गर मेटल एज कम्पेयर टू जिंक। तो ये कहाँ से पता चला, इनके रिडक्शन पोटेंशियल से। तो न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन होती है। तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल अब +0.34 वोल्ट है। इसका मतलब कि कॉपर जो है एक वीक मेटल है, किसके मुकाबले में, लिथियम, सोडियम, जिंक के मुकाबले में। ऐसे ही सिल्वर है, तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और भी ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका मतलब कि सिल्वर और भी वीक मेटल है। तो मेटल कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है वो आप उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हो। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन नहीं, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा। अगर अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कहूँगा लिथियम इज़ स्ट्रॉन्गर दैन सोडियम, सोडियम इज़ स्ट्रॉन्गर दैन जिंक, जिंक इज़ स्ट्रॉन्गर दैन कॉपर,
कॉपर इज स्ट्रॉन्गर देन सिल्वर। तो अगर आपको एमसीक्यूज में ये कहा जाता है कि आप इनको मेटल की जो स्ट्रेंथ है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो और उनके रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, तो आपने जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये मैंने दिखाया हुआ है, लिथियम इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन सोडियम मेटेलिक स्ट्रेंथ में, सोडियम इज़ मोर मेटेलिक देन जिंक, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बिकॉज इनके रिडक्शन पोटेंशियल जो है इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कैसे करते हैं, नेगेटिव से क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल -3.07 है, सोडियम का -2.71 है, जिंक का -0.76 है, कॉपर का +0.34 है, सिल्वर का +0.80 है। दिस क्लियरली शोज कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव होते जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनकी मेटल की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया और सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की 2 ही एप्लीकेशंस पढ़ाना चाहता था, बाकी थर्ड और फोर्थ जो है 1 बाय 1 कल और परसों होगी। जैसे ही केमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस ख़त्म हो जाएंगी, आपको ये सारा वहाँ तक, अभी ये 3-4 दिन लगेंगे ख़त्म होते हुए, ये आपको सारा यहाँ तक लर्न करना होगा। फिर आपका ऑनलाइन जो है टेस्ट कंडक्ट होगा, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव अलग से ऑब्जेक्टिव अलग से। गॉट इट बच्चा? थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे, लव यू ऑल, हैव अ लवली डे, गुड डे।